बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बद्दुआ हादिया मुगल किस्त नंबर 27 एंड 28। इतनी जल्दी शॉपिंग हो गई? आफाक ने दोनों की जानिब हैरत से देखा। जी हो गई, बस मुंतहा की तबीयत ख़राब हो रही थी तो बस जल्दी आ गया और शॉपिंग भी मुकम्मल हो गई। मारिया ने तफसीलन जवाब दिया। मुंतहा क्या हुआ, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी? आफाक का लहजा फ़िक्र से भरपूर था। नहीं, बस दिल घबरा रहा था और शॉपिंग भी हो गई थी तो रुकने का जवाज़ नहीं था। शॉपिंग बैग्स पर एक नज़र डालकर वो बाहर की जानिब मतवज्जे हुई। ओके चलो कुछ खा लेते हैं। मुंतहा तुम्हारे और मारिया के फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं। चाइनीज़ खाने का मूड तो मेरा भी हो रहा है, तो क्या ख्याल है चलें? एक नज़र इसने मुंतहा पर डालकर इस्तिफादा किया। मुझे भूख नहीं है, स्पष्ट अंदाज में जवाब दी आया। अपने अंदर की हालत छुपाए वो बज़ाहिर तो स्पष्ट थी, लेकिन दिल टूटा बिखर रहा था। इन जगह से इसकी बहुत यादें जुड़ी थीं और इन यादों में हाशिर भी था। जितना वो इस जालिम को भुलाना चाहती थी, इतना वो जहन में हावी हो रहा था। मारिया को और मुझे भी भूख लगी है, तो चलो हम ही खा लेते हैं। गाड़ी का रुख इसने रेस्टोरेंट की जानिब मोड़ा। पीछे मौजूद स्याह पराडों में गजान ने भी गाड़ी का रुख मोड़ा। आज बेशक सारा दिन बीत जाता, इसने अपनी मंजिल तक पहुंचने का पक्का इरादा किया था। अपनी किस्मती पर इसे यकदम यकीन ही नहीं आया था। दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं, गजान को अंदाज़ा नहीं था। सजदा शुक्र अदा करने का आज इस पर मकसूद था। रेस्टोरेंट की जानिब बढ़कर इसने अपनी गाड़ी पीछे ही रोकी। गाड़ी में बैठा वो इनका तकरीबन 1 घंटा वेट करता रहा। जब वो स्याह लिबास में लिपटी परी चेहरे पर सख्त तासुरात लिए बाहर आई। गजान को वो लड़की कुछ अलग थलग लगी। पिछली मुलाकात के मुकाबले में इस मरतबा इसके टकराने और देखने पर शदीद रिएक्ट नहीं था। गाड़ी के चलते इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। तकरीबन 1 घंटे बाद वो किसी गांव में दाखिल हुए और गजान को हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि इनके नाजो अंदाज से वो कहीं से भी गांव की फैमिली की नहीं लग रही थी। लेकिन इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी वो कौन है, कहाँ से आई है। मोहब्बत थी और मोहब्बत में आबाओ अजदाद धन दौलत नहीं देखी जाती। कद आदम हवेली के बाहर लगी हमदानी पैलेस की प्लेट को देखकर इसे जैसे कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे वो ये नाम सुन चुका हो। अपने जहन को झटक कर इस नाम को दोहराता और रास्ते को दोहराता वो बिना किसी की नज़रों में आए वापस लौट गया था। जल्दी आ रहा हूँ आपको लेने, आप जो भी हैं अब बस मेरी हैं, फ़कत मेरी। अहद भरे अंदाज में कहता वो गाड़ी भगाता चला गया। लाउंज में दाखिल होते वो यकदम टिटरी। तूबा पुप्पो को देखकर इसका रंग बेसाख्ता फीका पड़ा। माथे पर बल डाले वो भी इसी की जानिब मतवज्जे थी। वाह वाह, यहाँ तो शॉपिंग्स की जा रही हैं, घूमा फिरा जा रहा है। मैं तो सोच रही थी कि इसके जाने के बाद मुंतहा बीबी अपने आप को सुधार लेंगी, लेकिन यहाँ तो मैडम के वही चाल चलन है। तंज के तीर बरसाए इसने मुंतहा को सर तक पाँव तक तका, जो सादगी में भी एक परी की मानद लग रही थी और एक शाइना थी जो सज संवर कर भी आम सी लगती थी। ये फतूर तूबा बेगम की जलन की वजह से था। मुंतहा ने इर्द गिर्द अब्बी जान को तलाश किया, जो शायद वहाँ मौजूद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा ने बिना किसी बात पर गौर किए सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम। बीबी ये इतनी सज संवर कर कहाँ से आ रही हो? मुंतहा की सादगी को भी इसने सजावट का नाम दे दिया। बाहर गई थी, ज़बान ज़रा सा लड़खड़ाई। तूबा बेगम भी लॉन्च में किसी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए खूब तंज के तीर बरसा रही थीं। बीबी कुछ शर्म करो, तुम्हारी इन्हीं लक्षणों की वजह से मेरा भतीजा तुम्हें छोड़ गया। तुम्हें बजाय सोग मनाने के घूम फिर रही हो। मुंतहा का दिल पर जैसे कि कोई बर्छी सी लगी थी, यानी बेकसूर होने के बावजूद भी इसे ही कसूरवार कहा जा रहा था। आंखें नमकीन पानियों से भरी और दिल में बेसाख्ता एक ही ख्याल आया कि कसूरवार सिर्फ औरत को ठहराया जाता है। मर्द अपनी गलती अपना गुनाह सब औरत के सर पर थोप कर बरी ज़िम्मा हो जाता है। इसकी आंखों से बहुत नमी को हकारत से देखते हुए तूबा बेगम ने मजीद गुरफशाई की। लो अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो रो कर नहुसत फैलाना चाह रही हो? बीबी सच कहा है, अपना चाल चलन बदल लो वरना बहुत पछताओगी। जहर उगलती ज़ुबान मुंतहा के दिल पर गहरा ज़ख्म छोड़ गई थी। मारिया और आफाक भी लाउंज में दाखिल होते ही हैरान हुए। जहाँ पुप्पो खड़ी मुंतहा को शायद कुछ कह रही थी। मुंतहा को खड़ा देखकर आफाक को तमाम मामला समझ में आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पुप्पो आप और कब आई? आफाक ने सलाम करके सारा आगे झुकाया। मारिया भी फ़ौरन आगे बढ़ी। मुंतहा तुम जाओ, यह सामान मारिया के कमरे में रख देना। आफाक ने इसे वहाँ से जाने का इशारा किया। भीगी आंखें लिए वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पुप्पो शाइना नहीं आई? आफाक ने भी इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। हाँ, वो इसकी पढ़ाई बेटा बहुत ही मुश्किल है तो वो इसी में मसरूफ़ है। अच्छा पुप्पो, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अपनी नानी अम्मी माँ से भी मिलना नहीं आई? होटल्स में तो अक्सर वो घूमती फिरती रहती है। आफाक के जवाब पर
तूबा बेगम का रंग फीका पड़ा। क्या किस होटल में? मारिया बताओ ना, अभी तो कुछ देर पहले हमने देखा है। अफवाह के इशारे को मारिया फ़ौरन समझी और इसने भी साबत में सारे लाया। जी जी पुप्पो, अभी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी, हमने बात करना मुनासिब नहीं समझा तो बस इसीलिए वापस आ गए। मारिया ने तमाम तर हकीकत गोशे गुजार की। और पुप्पो, ये मुंतहा की ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे हंसे मुस्कुराए, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी बहन पर मज़ीद कीचड़ उछालें। मत भूलें कि आपकी बेटी की भी है, के बेटी आपकी भी है। कीचड़ उछालकर कहीं खुद पर ही ना गिर जाए। उम्र और रुतबा दोनों में बड़ी हैं, इसलिए लिहाज कर गया, वरना जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सख्ती से कहता वो मारिया का हाथ पकड़े ऊपर की जाने बढ़ गया था। फक चेहरे के साथ तूबा बेगम लाउंज में खड़ी रह गई थी। कमरे में दाखिल होते ही दुपट्टा गोल मोल किए इसने बेड पर फेंका और तकिया गुस्से से ज़मीन पर ढेर किया। बेडशीट को नोचकर इसने जैसे अपना गुस्सा कम करना चाहा। कहा भी था मुझे नहीं जाना, लेकिन ज़बरदस्ती करते हैं, हर मामले में अपनी मनवाते हैं। क्यों दुनिया हमें जीने नहीं देती? क्यों हमारी हंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते? चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालती वो जानी हो रही थी। चीज़ों को पटक कर थक हार कर वो ज़मीन पर बैठ गई। दुनिया किसी तरफ भी सुकून नहीं लेने देती। रोने वालों को मनहूसियत का नाम दे दिया जाता है। हर दर्जे मुस्कुराने वालों को पागल कह देते हैं। ना मुस्कुराने वालों को खुश देख सकते हैं, ना रोने वालों को सहारा देते हैं। गर्ज ये दुनिया जीने ही नहीं देना चाहती, और अक्सर ये अल्फाज हमारे प्यारे ही इनाम के तौर पर देते हैं। बेड की पांदी से टेक लगाए बस एक नुक्ते पर ठहरी, आंसू आंखों से निकल कर कनपटी में जज्ब हो रहे थे। इसने सोच लिया था जब तक पुप्पो नहीं जाएगी वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मामा कहाँ हैं? वो घर में दाखिल होते इसने समरीन बेगम के बारे में इस्तफादा किया। साहब जी वो अपने कमरे में है। खानसामा की बात सुनकर वो तेज़ी से ऊपर की जाने बढ़ा और समरीन बेगम के कमरे में दाखिल हुआ। मामा मामा बेड पर बैठी वो जो कोई बुक देखने में मगन थी गजान की आवाज़ पर चौंकी कि क्या हुआ, सब खैर तो है ना? आप आज इतनी जल्दी आ गए? जी मामा सब ठीक है, आप मेरी बात सुने। दोनों हाथ थाम कर इसने धीमी मुस्कुराहट के संग कहा, मामा वो मिल गई मुझे। नज़रें झुकाए इसने कहा, कौन मिल गई? किसकी बात कर रहे हो? मामा आपको बताया था ना, जिसका जिक्र आपसे किया था। क्या सच? क्या? लेकिन कहाँ और कैसे मिली और कैसी है? मामा इस जगह मिली। मामा आप जानती है किस्मत भी आज इससे मिलवाना चाह रही थी। आज की सारी रूदाद इसने समरीन बेगम के गोशे गुजार की। समरीन बेगम का चेहरा भी खुशी से चमका था। बेसाख्ता उन्होंने गजान को गले लगाया। मेरे बेटे की लगन सच्ची थी, तभी वो दोबारा मिली। जी मामा अब आपने देर नहीं करनी, कल ही आप इनके घर जाएंगी और शादी ही की बात करेंगी। शादी मतलब शादी, कोई दूसरी बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। समरीन बेगम गजान की बेसब्री पर मुस्कुराई। इंशाल्लाह, लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? समरीन बेगम के सवाल पर गजान के दिल की धड़कन रुक कर चली थी। नो नो नेवर मामा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मना लीजिएगा ना। हाथ पर दबाव डालकर इसने गोया फरियाद की। हाँ मैं मना लूँगी, बस तुम परेशान मत हो। जाओ चेंज कर लो। ओके। धीमी मुस्कुराहट के संग कहता वो कमरे से निकला और अपने कमरे में बढ़ गया। अपने कमरे में दाखिल होते इसने बेड पर बैठकर सांस बहाल की। दिल था कि सीने से निकल ही जाएगा। खुशी का एहसास इतना गहरा था कि दिल आज झूमना चाह रहा था। लेकिन अपनी संजीदगी और रोबदारी को वो ख़राब नहीं कर सकता था। सच्ची लगन आखिर रंग ले ही आई थी। दिल था कि अब भी बेयकीनी में उलझ रहा था। अपनी खुशबख्ती पर यकीन इसे शायद मुंतहा को रूबरू देख कर ही आना था। वो परी चेहरा आज अनोखे रंग में सामने आया था। सजदाए शुक्र गोया इस पर वाजिब था। वार्डरोब से स्याह शलवार कमीज़ लिए वो फ्रेश होने वाशरूम की जानिब बढ़ा था। कुछ देर बाद वो दो नवाफिल शुक्राने के अदा किए। इसने रब के आगे तशक्कुराना अंदाज में हाथ फैलाए और बारहा इस रब की बारगाह में शुक्र अदा किया। नमाज से फारिग होते ही इसे हमदान का ख्याल आया। हिमी को बताता हूँ, वो बहुत बेचैन था किसी अच्छी खबर के लिए। मोबाइल की तलाश में नज़रें दौड़ाए इसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन शायद मोबाइल गाड़ी में मौजूद था। वापस नीचे आए वो मोबाइल लेने के लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा था। इश्क बद्दुआ किस्त नंबर 28। हादिया मुगल। फ़ोन लेकर वह रूम की जानिब बढ़ा और बेड पर बैठकर अभी नंबर डायल करने ही वाला था कि यकदम एक ख्याल इसके जहन में आया। अभी हमदान को नहीं बताना चाहिए। आई थिंक इसे सरप्राइज़ देना ही अच्छा है। माम को इधर से आने के बाद ही हमदान को बताऊंगा, बिल्कुल यही दुरुस्त रहेगा। अपने ख्याल को अमली जामा पहनाते मोबाइल को बंद करके इसने साइड पर रखा और ख़ुद सिगरेट और लाइटर लिए बैल्कनी की जानिब आया बढ़ा, जो हमेशा से ही इसकी पसंदीदा जगह थी, जहाँ खड़े रहना और घंटों इस लड़की को सोचना इसे सुकून और राहत बख्शता था। सिगरेट का गहरा कश लेकर इसने धुआं हवा में छोड़ा। जब इसने
धुएं में गजान को इस लाल हिजाब का गुमान हुआ और जो हाथ से लानत का इशारा दिए इसकी जानिब मतवज्जे थी। यकदम इस शख्स को गजार ने छूना चाहा, लेकिन वो अक्स पल भर में गायब हुआ था। अपनी बेखुदी पर गजान को बेसाख्ता हंसी आई। बालों में हाथ फेर कर इसने अपनी बेखुदी पर शर्मिंदगी जाहिर की। उफ, आप मेरे हवासों पर इस कदर छा चुकी हैं कि अब तो हवा में भी आपका अक्स नज़र आने लगा है। ना जाने आपके इस दीवाने का क्या बनेगा। अभी आपके दूर होने पर ऐसी हालत है कि अगर दस्तरस में आ गई तो फिर तो लगता है क़यामत ही आएगी। बस कल का कठिन वक़्त गुजर जाए, आगे की मुश्किलात कम करना मेरा काम है। एक अहद भरे लहजे में कहता वह मुंतहा सुल्तान को दिलो दिमाग में रखे सिगरेट के गहरे कश लेने में मगन हुआ था। अपनी पुप्पो की आदत तो तुम शुरू से ही जानती हो, फिर आज ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया। ज़ोबिया बेगम ने कमरे में दाखिल होकर बिखरे कमरे का मुलाहजा किया था और मुंतहा को इर्द गिर्द ढूंढा, जो बेड से पुश्त लगाए अब तक यक टिक छत की जानिब मतवज्जे थी। जहन में बस इस सितमगर के अल्फाज गर्दिश में थे। आज फिर जानते बूझते मुंतहा का दिल पर गहरा वार हुआ था। ज़ोबिया बेगम बेड पर दराज हुई और मुंतहा का सर अपने घुटनों पर रखा और बालों में अपनी उंगलियां चलाईं। बिना बोले वो माँ के कदमों से लिपटी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी इतनी नासमझ भी हो सकती है, जो इतनी छोटी छोटी बातों पर यूं रोए तड़पेगी। क्या तुम लोगों को मौका देना चाहती हो कि वो कहीं मुंतहा सुल्तान कमज़ोर है, मुंतहा सुल्तान में हिम्मत नहीं है हालात को बर्दाश्त करने की। ज़ोबिया बेगम की बात पर इसने सर उठाया और सीधी होकर बैठी। अम्मी, मैं ना समझ बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए समझदारी। मेरी समझदारी, वफा, शेयारी, हिम्मत सब कुछ 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। अब मैं एक वीरान और खाली रूह हूँ, ऐसी रूह जिसे अब लोगों की तंज़िया बातें मुनाफिकाना रवैये रुलाते हैं। अम्मी, मुझे लगता है ये मेरी ज़्यादा मुस्कुराने की सज़ा है। आपने सुना ही होगा, जो ज़्यादा मुस्कुराता है इसे ज़्यादा ही रोना पड़ता है। और जिसने भी ये कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा था। जानती है, मुझे भी अब रोना अच्छा लगता है, ताकि मेरे अंदर का गुबार निकले, तकलीफ़ इन आंसुओं के ज़रिए बाहर निकल सके। आज फिर ज़ोबिया बेगम का दिल तड़पा था, आंखें आज फिर नमी लिए हुए थीं, लेकिन आज उन्हें सोच लिया था कि मुंतहा को इस गम से निकालना ही होगा। आप शायद भूल रही हो मुंतहा कि आप किसकी बेटी हो। मेरी बेटी हो। आप सुल्तान अली की बेटी हो, और सुल्तान अली की बेटी इतनी कमज़ोर कभी नहीं हो सकती। आप खुद लोगों को मौका दे रही हो कि लोग आपको ज़ख्म दें और आप वो खुशी खुशी कबूल करें। मुंतहा अपने आप को मजबूत बनाया जाता है, ना कि एक इंसान के जाने के बाद इसके दिए गए रोग के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। मैं अब आपसे मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी। अपने आप को मजबूत बनाओ या फिर कमज़ोर, ये आप पर है। अगर इस इंसान के गम में जी कर अपनी मोहब्बत दुनिया वालों को दिखाना चाहती हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और आप से बड़ा गुनाहगार भी मेरी नज़र में कोई नहीं होगा जो एक गैर महरम के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले। बिना कुछ सुने वो मुंतहा को सोचों के धारे में छोड़कर कमरे से निकलती चली गई। मामा, ये सारी इन्फो है, इस ड्रेस पर आपने जाना है। रात ही इसने सारी इन्फो निकाली थी। ओके, अब मुझे रेडी तो होने दो, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जी मामा, मैं समझ गया, सब सामान गाड़ी में मौजूद है। बस एक बात मामा, मुझे ना नहीं सुनना। गजान ने हाथ थाम कर फरियाद की थी। अपने बेटे की सच्ची लगन पर समरीन बेगम की आंख में नमी चमकी थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगर अल्लाह पाक ने इसका जोड़ तुम्हारे साथ लिखा है तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बस उम्मीद का दामन संभाले रखना। मामा, आप जानती हैं, पूरा एक साल मैंने अपनी सच्ची लगन रखी है। अगर लगन सच्ची ना होती तो मैं आज आगे बढ़ चुका होता और किसी दूसरी लड़की को अपना लाइफ में ले आता, लेकिन नहीं, मुझे अपने रब पर यकीन था। माम, मुझे होते हैं, और देखे मुझे इस दिन भी हुआ था। मैं ऑफिस में बैठा था कि अचानक बस सारी तफसीली इसने माम के गोशो गुजार की, और अगर मैं चाहता तो पल भर में इसके इन्फो माल से ले लेता, लेकिन मुझे अपनी और इसकी दोनों की इज़्ज़त का ख्याल था। मैं क्यों इसे दुनिया की नज़रों में मशकूक करके ढूंढता। माम, 1 साल 2 साल जितना वक़्त भी गुजरता मैं इसका इंतज़ार करता, लेकिन इसकी इज़्ज़त पर हरफ लाकर अगर इसे हासिल करता तो मुझसे बड़ा जालिम कोई ना होता। समरीन बेगम ने बेसाख्ता इसके माथे पर मोहब्बत से भरपूर बोसा दिया था। मैं नहीं जानती बेटा, मेरा बेटा इस हद तक इस लड़की के लिए हसास है। मुझे फ़ख्र है गजान कि तुम मेरे बेटे हो, मेरा मान हो। इस मान को सदा कायम रखना, और हाँ, इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ वापस लौटूंगी।
غزان نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن ایک بات غزان، میں اسے پہچانوں گی کیسی؟ نہ آپ اس کا نام جانتے ہو اور نہ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے، تو پھر وہ لوگ ہاں کیسے کہیں گے؟ اور میرے پاس کیا جواز ہوگا کہ میں انہیں بتا سکوں؟ ان کے سوال پر غزان بے ساختہ مسکرایا۔ مام، آپ اسے اپنے بیٹوں کی نظروں سے پہچانیں گی؟ میری آنکھوں میں مام آپ کو اس کا عکس تو نظر آ ہی گیا ہوگا، اور اپنے بیٹے کی چوائس بھی آپ جانتی ہیں کہ کیسی ہے۔ مام، یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اسے پہچان پائیں گی یا نہیں۔ سمرین بیگم کے چہرے پر میٹھی مسکراہٹ چمکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا اس حد تک اس لڑکی سے محبت کر چکا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لڑکی جسے میرے بیٹے نے چاہا۔ وہ مام وہ نہیں، میں خوش نصیب ہوں جو میری زندگی میں آ کر میری زندگی مکمل کرے گی۔ اب آپ جائیں اور جلدی سے ریڈی ہو جائیں، ورنہ میں خود وہاں چھوڑ کر آؤں گا۔ غزان کا یہ روپ سمرین بیگم کو خوشی سے دوچار کر گیا تھا، جو کل تک سنجیدگی کا اعلیٰ نمونہ تھا اور آج خوش مزاجی کی مثال قائم کر رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی وہ حاشر کی جانب بھی متوجہ تھی، جو شاید ناشتہ کرنے میں اس حد تک محو تھا کہ جویریہ کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ فون کی بجتی رنگ نے اس کی توجہ بٹائی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ ٹیبل سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا اریبہ، آج آپ نے اتنی جلدی کال کیوں کی؟ اریبہ کا نام سن کر جویریہ بھی متوجہ ہوئی۔ سر، مس لائبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں اور وہ آج ہی ملنا چاہ رہی ہیں۔ اریبہ کی بات سن کر کشادہ ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ آپ جانتی ہیں میٹنگ سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، تو پھر وہ کس حیثیت سے ضد کر رہی ہیں؟ سر، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کل آپ کے جانے کے بعد وہ آئی تھیں، لیکن آپ موجود نہیں تھے، اور آج ان کی 4 کال آ چکی ہیں، اس لیے مجبوراً میں نے آپ کو کال کی۔ اریبہ نے تفصیلات جواب دیا۔ اوکے، آج شام کو میٹنگ فکس کراؤ ان کے ساتھ۔ جان لیتے ہیں کہ یہ مس لائبہ کیوں ملنا چاہتی ہیں۔ جویریہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ اتنی جلدی اس کے مان جانے کی جویریہ کو امید نہیں تھی۔ آپ نے اتنی میٹنگ کے لیے کیوں حامی بھری؟ جویریہ کی آواز سن کر پیچھے مڑا، جو بالکل اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ مڑنے کی وجہ سے وہ بے ساختہ اس سے ٹکرایا۔ جویریہ کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے گرنے سے بچایا۔ یہ آفس معاملات ہے اور میں آفس میں ہی رکھتا ہوں، اس معاملات میں مجھے تمہاری رائے نہیں چاہیے۔ حاشر نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ حاشر، میں آپ کی بیوی ہوں اور رائے دینا میرا حق ہے، اور آپ اس سے کوئی میٹنگ نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے۔ جویریہ کا جذباتی پن حاشر کو حیران کر گیا۔ کیا ہو گیا؟ تم ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ بزنس از بزنس مین، اس سے ملوں گا نہ تو اس کا عاشق بن کر جا رہا ہوں۔ یکدم آگے بڑھ کر جویریہ اس کے سینے سے لگی اور سختی سے بازو کمر کے گرد حائل کیا۔ ایسا مت کہیں، آپ کا کسی اور پر توجہ دینا مجھے زہر لگتا ہے۔ مجھے وہم ہونے لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ جویریہ کے ابہام پر حاشر بے ساختہ منتہا کی یاد آئی تھی۔ اسے بھی تو یہ وہم ہوا ہوگا کبھی۔ آج پھر ذہن نے ایک سوال اٹھا کر اس کو بے چین کیا تھا۔ جویریہ کا جنونی انداز نے حاشر کو ایک نئی سوچ میں ڈالا تھا۔ ایک عام سی لڑکی سے بات کرنے پر وہ ایسا ریئیکٹ کر گئی تھی۔ اگر منتہا سلطان کا سچ جان لیتی تو نہ جانے کیا وبال آ جاتا۔ یکدم اس نے جویریہ سے دور ہونا چاہا، لیکن اس کی گرفت کی مضبوطی کے باعث یہ ممکن نہ تھا۔ تھک ہار کر نرمی سے اس نے اپنے بازو جویریہ کے گرد حمائل کیے۔ میں نے جس اپنے قریب کرنا تھا کر لیا جویریہ، تمہارے بعد میری لائف میں کسی بھی لڑکی کی جگہ باقی نہیں ہے۔ لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ حاشر کی جانب سے یہ اظہار سکون جویریہ کو مصنوعی لگا، لیکن آنکھوں کی نمی کو پرے دھکیل کر اس نے سینے سے سر اٹھایا۔ میں جانتی ہوں حاشر، لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جو ہر وقت الجھنوں میں الجھ کر مجھے ہلکان رکھتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس نے جھکی آنکھوں کے سنگ کہا، الجھنوں سے نکلنا تمہارا کام ہے، نہ کہ میرا۔ چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ لیکن کپڑوں پر نظر پڑتے اسے شدید کوفت ہوئی تھی۔ سینے کے پاس شرٹ پر جویریہ کی لپسٹک کا نشان آ چکا تھا۔ میں چینج کر لوں، اس پر نشان پڑ چکا ہے۔ جویریہ نے بھی شرٹ کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی بے خودی پر بے ساختہ شرمندگی ہوئی تھی۔ نظریں جھکا کر اس نے رخ موڑا تھا۔ اوپر جا کر چینج کر لیں، میں ڈریس نکال دیتی ہوں، تیزی سے کہہ کر وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ حاشر بھی سر جھٹکتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ تائی امی کی طرف چلی جانا، وہ تمہیں یاد کر رہی تھی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ شیشے میں سے ماریا کی جانب متوجہ ہوتا۔ میں پرسوں تک واپس آؤں گا، تو اس لیے وہاں کچھ دن رہ لینا، جب دل کرے تو واپس آ جانا۔ آج اور ایک گہرا جھٹکا ماریا کو لگا تھا۔ نہ جانے یہ کایا پلٹ کیسے ہو رہی تھی، یہ اس کی دعاؤں کی قبولیت تھی یا پھر کسی کے سمجھانے کا گہرا اثر۔ بہرحال جو تھا، ماریا کے کیے بہت خوشگوار تھے۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی، لیکن شام میں واپس آ جاؤں گی۔ امی پھر اکیلا محسوس کرتی ہیں، اور جانا بھی تو دوسرے پوشن میں ہی ہے۔ آفاق کو اس کی گھر کے لیے فکر مندی پر شدید حیرت ہوئی۔ اس کے اتنے برے رویے کے باوجود بھی ماریا کو اس گھر کی فکر رہتی تھی۔
इसे अपनी गलतियों का एहसास शिद्दत से हुआ था, लेकिन मुंतहा की बर्बादी का अफसोस ऐसा था कि इसका एहसास नदामत पल भर में ख़त्म कर देता था। नहीं, आज रात वहीं रुक जाना, ताई अम्मी को अच्छा लगेगा। अम्मी के पास है, मुंतहा है, वो आज संभाल लेगी। जी ठीक है। इसने फर्मा बरदारी आज आफाक को किसी गुस्ताखी पर उकसा रही थी, लेकिन अपनी परसों की बेख्तियारी पर बाद इसने फ़िलहाल अपने दिल को संभालना ही बेहतर समझा। वो निकलता हूँ, देर हो जाएगी। जी। मारिया ने जी कहकर इसकी पुश्त को घूरा। दरवाजे की जानिब बढ़ता वो मुड़ा और वापस मारिया की जानिब आया। बेसाख्ता आगे बढ़कर मारिया के माथे पर एक मोहर सब्त किए वो बिना कोई बात किए कमरे से निकल गया था। यकदम मारिया के हवास भी झंझलाए कि ये पल भर में क्या हुआ। समझ में आते ही लबों पर दिलकश मुस्कुराहट चमकी थी और हाथ बेसाख्ता माथे की जानिब गया। पूरा 1 साल बाद ये अनायत मारिया के दिल की दुनिया रोंक कर गई थी। लम्स को महसूस करती वो अपने रब की शुक्रगुजार हुई थी। साहब जी, बाहर एक औरत आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। लाउंज में मौजूद आगा जान को अफसल ने आकर इतला दी। अब्बी जान भी किसी औरत का सुनकर हैरान हुई थी। भेजो इन्हें अंदर। आगा जान यकदम सीधे होकर बैठे और अब्बी जान भी यकदम मतवज्जे हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। लॉन्च में एक पुरवकार 45 साला औरत को देखकर आगा जान चौंके थे। देखने में वो काफ़ी अमीर कबीर लग रही थी। अफजल और दूसरे मुलाजमीन मुख्तलिफ टोकरों में सजे सामान लाउंज में रख रहे थे। आगा जान जैसे इनके आने का मकसद समझ चुके थे। वालेकुम सलाम। अब्बी जान ने आगे बढ़कर मुसाफा किया, इन्हें बैठने का इशारा दिया था। मैंने पहचाना नहीं। आगा जान मुद्दे पर आए थे। जी जानती हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ और ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन किस्मत मुझे यहाँ तक ले आई है। मैं आपकी बेटी के लिए अपने एक बेटे का रिश्ता लाई हूँ। आज यकदम आगा जान के साथ साथ अब्बी जान को भी शदीद हैरत का झटका लगा था। जोबिया बेगम भी लाउंज में दाखिल हुई थी। बहू, चाय पानी का इंतज़ाम करो, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं। अब्बी जान ने जोबिया बेगम को कहा, गोया इन्हें वहाँ से भेजना चाहा था। जी अम्मा जान। जोबिया बेगम सलाम करके वापस किचन की जानिब गईं। आप मेरी बेटी को कैसे जानती हैं? कहाँ मिली वो आपको? यकदम समरीन बेगम सोच में डूबी। एक ख्याल का कूंदा इनके दिमाग में लपका। कल आपको याद होगा, शायद 2 लड़कियां थी और मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद थी। मैंने इस बच्ची को वहाँ देखा था, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाई। आगा जान को बेसाख्ता मुंतहा का ख्याल जहन में आया था, लेकिन अभी भी वो उलझे थे। तो आपको इस घर का पता कैसे मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। अगर लगन सच्ची हो तो सब कुछ हासिल हो जाता है। हमदानी साहब, मेरी लगन सच्ची है तभी यहाँ मौजूद हूँ। यकीन जानिए, वो बच्ची मेरी आंखों को भाई है और शायद मेरे बेटे के लिए इससे अच्छी कोई लड़की नहीं होगी। मैं बहुत मान से यहाँ आई हूँ। ये मेरे बेटे का कार्ड है और ये इसकी तस्वीर है। फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं और मैं हूँ, और एक बेटा कुछ अरसे से इंग्लैंड में क़याम पजीर है। सिद्दीकी एम्पायर्स का नाम आपने सुना होगा। इस कंपनी के ओनर का नाम गजान सिद्दीकी है और कार्ड और तस्वीर इनकी जानिब बढ़ाए। इसने उम्मीद तलब नज़रों से आगा जान की जानिब देखा। आगा जान की नज़र बेसाख्ता तस्वीर की जानिब उठी। 30 से 29 साल का वो खूबरू शक्ल का नौजवान, स्याह भूरा सी आंखें, सर पर जेल से सजे ब्राउन बाल और वजीह चेहरे पर सजी दाढ़ी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। ये शायद किसी बिजनेस मीटिंग की तस्वीर थी। स्याह सूटेड बूटेड में सजा वो शख्स अपनी शानदार पर्सनालिटी की वजह से आगे जान को बेहद पसंद आया था। बेसाख्ता उनके जहन में मुंतहा का अक्स नुमाया हुआ था और अपनी पोती की खुशकिस्मती पर इन्हें यक गोना सुकून मिला था। लेकिन इतनी जल्दी फैसला करने के हक़ में वो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन मुंतहा का स्याह माजी इनको कुछ भी करने से रोक रहा था। आप यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी हम देखें। आप सोच समझ कर फ़ैसला कीजिएगा। मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा। आप मेरे बेटे के बारे में तमाम तर तफ्तीश करवा लें, लेकिन एक मौका ज़रूर दीजिए। बिना जांचे प्लीज़ कोई फ़ैसला मत कीजिएगा। समरीन बेगम ने बेसाख्ता इनकी बात काटी थी और आगा जान जो इन्हें सच बताने वाले थे वो दरमियान में ही रह गए। देखिए बहन जी, आप हमारी बात सुने। हमें आपका बेटा पसंद आया, लेकिन फ़ैसले का अख्तियार हमारे पास नहीं, क्योंकि ये फ़ैसला करने का हक़ इनके माँ बाप का है। हम घर में बात करके ही आपको कोई जवाब दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मनाएंगी और हमारी बात को समझेंगी। आगा जान ने मतनानियत से कहकर बात समेटी। आप चाय पिएँ। अभी जाने की तवज्जो चाय की जानिब दिलवाई। धीमी मुस्कुराहट के संग उन्होंने कप थामा। बेशक फ़ैसले का अख्तियार आपको है, लेकिन मेरी इल्तिजा को भी मद्देनज़र रखिएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे भी कॉन्टैक्ट नंबर फ्राहम कर दें। आगा जान सोच में डूब कर नंबर दें या ना दें। जोबिया बेगम, आप नंबर दें इन्हें। आगा जान ने जोबिया बेगम को इशारा दिया। असाबत में सर हिलाकर उन्होंने नंबर नोट करवाया।
میں چلتی ہوں اس امید پر کہ آپ میری گزارش پر غور و ضرور کریں گے۔ سمرین بیگم ہینڈ بیگ اٹھائے دوبارہ ایک التجا کیے وہاں سے نکلی تھیں اور آغا جان اور ابی جان کو سوچ کے دھارے پر چھوڑ چکی تھیں۔ کنٹینیو جاری ہے۔